Hello, 8th class students. Today I am going to start our new chapter number 19. The topic is United Nations. And in this chapter, you will learn about the formations of the United Nations and its objectives, organs and their functions, and achievements of the United Nations. So, students, you know it very well that in our world, there two world wars were held. First World War was held between the year 1914 to 1918 and that claimed the lives of more than 17 million people. Means to say, during this World War, nearly 17 million people were affected by this war and it was one of the deadliest conflict in history and made way for the political reforms in the nation involved. So, इसके बाद जब ये वर्ल्ड वॉर हुई है तो काफ़ी political reforms हुए in whole of the world. The extent of devastation and destruction, तब देखो जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है, जो डैमेज हुई caused by the war led to a desire for universal peace. अब यहाँ पे जो एक यूनिवर्सल पीस की वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो, उसके लिए, उसको फॉर्म करने के लिए, यूनिवर्सल पीस को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म्ड किया गया. दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉल्ड द लीग ऑफ नेशंस and it was formed in the year 1920. So main motive क्या था देखो लीग ऑफ नेशंस को फॉर्म्ड करने का. It was formed to save the world from another world war, ताकि और कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, पीस मेंटेन रहे पूरे वर्ल्ड में. The League of Nations was formed to provide a forum for resolving international disputes. अगर कोई international dispute होती है, international disputes का means it between two countries. अगर किसी two countries के बीच में कोई dispute है, group of countries के बीच में dispute है, in order to prevent another world war, ताकि और कोई world war ना हो, अगर ऐसा कुछ issue होता है तो उसको resolve कर सके ये. तो इसलिए League of Nations को formed किया गया था. But the League of Nations was failed in its working. Second World War was broke out in 1939. So the League failed in its purpose and the Second World War broke out in 1939 and which was continued till 1945. And it was more deadlier and destructive than the previous one. तो कहते हैं जो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे भी ज़्यादा डेडलियर थी, उससे भी ज़्यादा इसमें डैमेज हुए हैं, डिस्ट्रक्शन हुई है, पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स मोर during the second world war. So towards the end of the second world war, अब देखो जब ये वर्ल्ड वॉर अभी ओवर होने वाली थी, the people of the world desired peace and stability. अब पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो चाहते थे पीस मेंटेन हो, स्टेबिलिटी हो, echoing their wish. Leaders of the countries, अब जो strong उस टाइम कंट्रीज थी like USA, UK, रशिया एंड चाइना met several times. तो बेटा इनकी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई आपस में, जो ये उस टाइम स्ट्रॉन्ग पावर्स थी, उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, विद अ मिशन टू स्टॉप फ्यूचर वॉर्स एंड प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग्स बिटवीन कंट्रीज. तो इनका ये मीटिंग्स का एक्चुअली मोटिव क्या था, ताकि एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पर जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें. ओके तो जो कंट्रीज हैं अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है विद द अदर कंट्री, उसको वहां पर वो रख सकें, अपनी इश्यूज को लेकर आ सकें, तो ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए. सो दिस वाज स्टार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो जो बेटा इन कंट्रीज की जो मीटिंग स्टार्ट हुई, तो ये जो था बेस था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द अटलांटिक चार्टर. द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट and the British Prime Minister Winston Churchill met during the Second World War aboard a naval ship of the sea coast of Newfoundland. तो देखो जो यूएस के प्रेसिडेंट थे एट द टाइम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इनकी मीटिंग होती है न्यू फाउंडलैंड में. एक नेवल शिप थी जहाँ पर इनकी मीटिंग हुई, उसके ऊपर मीटिंग हुई इनकी न्यू फाउंडलैंड में, टू डिस्कस अ रेंज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द ऑन गोइंग वॉर. तो जो वॉर चल रही है उसके रिलेटेड क्या इश्यूज क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है, आगे क्या स्टेप लेने हैं फॉर द फ्यूचर. सो देयर वाज अ मीटिंग हेल्ड बिटवीन इन दीज टू पर्सनैलिटीज. एंड वन थिंग मोर हियर स्टूडेंट्स दैट द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइंड बाय मीन्स गिवन बाय. तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो नेम था इट वाज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. तो जो नेम था वो
यूनाइटेड नेशंस का ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इसको सजेस्ट किया था। ओके, द टू लीडर्स रिलीज्ड अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन 14 अगस्त 1941 कॉल्ड द अटलांटिक चार्टर। तो इन्होंने एक जॉइंट एक डिक्लेरेशन किया, एक अटलांटिक चार्टर को साइन किया गया। अटलांटिक चार्टर देखो क्या होता है, चार्टर का मीन्स क्या होता है, लाइक इट इज लाइक अ डॉक्यूमेंट। जैसे हम कहते हैं हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए प्रिंसिपल्स रूल रेगुलेशन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी वर्किंग क्या है, एग्जीक्यूटिव्स की, लेजिस्लेचर की, जुडिशरी की क्या वर्किंग क्या है, फंक्शंस क्या हैं, किस वे से उनकी अपॉइंटमेंट होंगी, किस वे से उनको उनकी जो पोस्ट से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ऑल दीज वर आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे ही अटलांटिक चार्टर था, इट इज लाइक द प्रिंसिपल जिसको साइन किया गया। द चार्टर इंक्लूडेड 8 कॉमन प्रिंसिपल्स। तो इसमें 8 प्रिंसिपल्स थे दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ग्रेट ब्रिटेन प्लस टू फॉलो पोस्ट वार। तो अब इन्होंने प्लस लिया कि ये 8 प्रिंसिपल्स है आफ्टर द वॉर वी विल फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। द 8 प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब देखो जो 8 प्रिंसिपल्स क्या थे अटलांटिक चार्टर में जो गिवन थे, रिफ्रेन फ्रॉम सीकिंग टेरिटोरियल गेन्स फ्रॉम द वॉर। रिफ्रेन मीन्स स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग, स्टॉप करना, खुद को रोकना। जो टेरिटोरियल गेन्स है एक्चुअली में देखो जो वर्ल्ड वॉर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका होने का मेन रीजन क्या था, क्योंकि कंट्रीज जो थी अब इन्वॉल्व थी ताकि हम जो है दूसरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले सके। जैसे कि बेटा आपको पता है इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी इंडिया, हमने अर्लियर चैप्टर्स में स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। तो उसी वजह से जो दूसरी बेटा यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं कि हमारी जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंक्वायर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हमारे पास हो। तो मेन रीज़न यही था वर्ल्ड वॉर का। तो यहाँ पर यही फर्स्ट प्रिंसिपल था, रिफ्रेन, कि स्टॉप करना, खुद को रोकना कि टेरिटोरियल गेन से फॉर द वॉर, फ्रॉम द वॉर, कि वॉर जो टेरिटोरियल गेन है वो ही टेरिटोरियल का मीन्स क्या होता है, एक एरिया, जो टेरिटोरियल एक गेन है, टेरिटोरियल जो हम एरिया को हम ऑक्युपाई करते जा रहे हैं उस चीज से खुद को रोकना। सेकेंडली, सपोर्ट रेस्टोरेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट टू नेशंस हु लॉस्ट इट ड्यूरिंग वॉर। तो जिन नेशंस ने अपने सेल्फ गवर्नमेंट को खो दिया है, ठीक है, उसको दोबारा से मेंटेन करना, उन नेशंस की हेल्प करनी हु लॉस्ट देयर सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर टू मेंटेन इट अगेन। नेक्स्ट इज राइट ऑफ पीपल टू चूज देयर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब लोगों को राइट देना कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री में गवर्नमेंट कैसी होगी, वो लाइक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है या फिर मोनार्क है। असेस टू रॉ मटेरियल्स नीडेड फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल नेशंस। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, देखो जो एक बेसिक नीड होती है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आपको पता है बेटा किसी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी नेशंस को इक्वल राइट होगा टू असेस द रॉ मटेरियल्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिलैक्स ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अब जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होंगी। कोऑपरेट टू सिक्योर इम्प्रूव्ड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर ऑल इवन एंड और इंटरनेशनल लेवल्स। जो लिविंग कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस है लेबर्स के लिए या फिर जो कॉमन मैन है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए ऑन द इंटरनेशनल लेवल। फ्रीडम ऑफ द सीज। फ्रीडम ऑफ द सीज का मीन्स क्या हुआ कि सी जो है सभी के लिए इक्वल है, सभी के लिए, चाहे वो हमारा इंडियन ओशियन है, यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन है, तो सभी कंट्रीज को राइट है तो ट्रैवल थ्रू द सी एंड टू ट्रेड थ्रू द सी एरियाज। एक्चुअली इन्होंने देखो सी एरियाज पर भी कब्जा कर लिया था कंट्रीज ने कि हम आपको यहाँ से आगे जो है आप अपना ट्रेड को कैरी नहीं कर सकते हो, आप अपने शिप को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो आप। तो इस वजह से ये भी एक कॉज था यहाँ पर फॉर द वर्ल्ड वॉर। तो ये कहा गया फ्रीडम ऑफ द सीज, तो सी जो है वो सभी के लिए ओपन होंगे। अबंडेंट फोर्स एट ऑल लेवल, जो सभी के सभी तरह की चाहे फोर्सेस हैं, और एट ऑल लेवल मीन्स चाहे वो आपकी एयरफोर्स है, नेवी है, जो हमारी आर्मी होती है, तो उन चीज़ों को रोकना, ठीक है। सो दीज आर द मेन 8 प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर that was under the Atlantic Charter. On 1st January 1942, the declaration by United Nations was signed by 26 governments in Washington DC. अब जो ये declaration था उसको पूरे 26 governments ने मीन्स 26 countries ने साइन किया in Washington DC में to pledge their adherence to the principles of the Atlantic Charter. मीन्स कि वो जो principles है, जो 8 principles है Atlantic Charter के, उनको वो accept करते हैं।
The first major steps towards the formation of the United Nations were taken at the Dumbarton Oak Conference. तो बेटा जो डम्बरटन ओक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिया गया यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म करने का. इट वाज जो ये कॉन्फ्रेंस थी इट वाज हेल्ड बिटवीन 21 अगस्त एंड 7 अक्टूबर 1944. इट वाज अ मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन एंड चाइना. तो जो मेन स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी बेटा उनकी मीटिंग हुई थी ये. The four countries agreed on the general purpose, structure and function of a new world organization. अब यहाँ पे ये इन्होंने डिसाइड किया कि जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि पीस को मेंटेन करेगी मेनली वर्ल्ड में, उसका पर्पस क्या होगा, व्हाट शुड बी इट्स एम, स्ट्रक्चर मीन्स क्या, ऑर्गन्स क्या होंगे, कौन मेंबर्स कौन होंगे इसमें, एंड हाउ इट फंक्शंस, उसके मेन फंक्शंस क्या परफॉर्म करेगा ये. The agreements of the conference were continued at the Yalta Conference in February 1945. तो इसके बाद जो डम्बरटन ओक कॉन्फ्रेंस के बाद बेटा याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी 1945 में. सो फर्स्टली बेटा देखो यहाँ पर हुई अटलांटिक चार्टर एक्ट आया जहाँ पर जिसमें 8 प्रिंसिपल्स आए. उसके बाद आती है आपकी डम्बरटन ओक कॉन्फ्रेंस, देन हियर इज द याल्टा कॉन्फ्रेंस एंड लास्ट इज द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस. In June 1945, delegates of 50 countries from around the world met in San Francisco at the United Nations Conference on International Organization to draw up the United Nations Charter. अब जो यूनाइटेड नेशंस का देखो चार्टर था, ठीक है, उसको फॉर्म करने के लिए जून 1945 में 50 कंट्रीज से जो डेलीगेट्स में रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आते हैं. 50 कंट्रीज साइन द चार्टर. तो उन्होंने 26 जून 1945 को इन कंट्रीज ने चार्टर को साइन किया. देयर वर नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पोलैंड इन द कॉन्फ्रेंस. अब देखो उस टाइम पर एट दैट प्रेजेंट टाइम ऑन 26 जून 1945 को पोलैंड का बेटा यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. However, it is signed the charter later to become one of the original 51 member states. देखो जो पोलैंड था एक्चुअली में उस टाइम पर वो एक फ्री कंट्री नहीं थी. तो आफ्टर 2 years लेटर ऑन पोलैंड गॉट द इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस लेने के बाद बेटा उसने साथ ही में जो है इस चार्टर को साइन किया. सो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी ओरिजिनल मेंबर्स वर देयर, कंट्रीज वर देयर हु साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, दैन योर आंसर शुड बी 51. क्योंकि पोलैंड ने चाहे उसको बाद में साइन किया था बट उसको बेटा ओरिजिनल मेंबरशिप में ही रखा गया है. द डेलीगेट्स रिप्रेजेंटेड ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो जो ये बेटा डेलीगेट्स थे वो वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर. ऑल डिटरमाइंड टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड प्रिजर्व वर्ल्ड पीस एंड इंटीग्रिटी. तो सभी का डिटरमाइंड, सभी का मीन्स मेन मोटिव क्या था, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना जो वर्ल्ड में पीस को मेंटेन कर सके. ऑन 24 अक्टूबर 1945 द चार्टर वाज अप्रूव. तो इसको बेटा अप्रूव कर लिया गया 24 अक्टूबर 1945 को, एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर. इट वाज अप्रूव्ड बाय चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स and other members who were present there and who signed it. Next to this, thus the United Nations was officially born. तो जो officially जो born हुआ था to save succeeded generation from the scores of war. अब देखो जो United Nations था इसका birth कब होता है, 24 अक्टूबर को. मोटिव क्या था इसका, to save the succeeded generation, जो आने वाली जनरेशन है उनको सेव करना from the scores of war. scores means जो great trouble है war की, उससे उनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए. एंड टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ताकि जो है एक फेथ, जो स्ट्रॉन्ग एक फेथ है उसको मेंटेन किया जा सके फंडामेंटल राइट्स में, जो कि ह्यूमंस के लिए फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स होते हैं. आफ्टर दिस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर. तो बेटा फीचर्स क्या है इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 193 मेंबर नेशंस. पहले कितने थे, 51 कंट्रीज वर देयर. नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 193 मेंबर नेशंस आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस. Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish are the 6 official languages. बता तो ये 6 official languages है जिसमें कि इनके official documents जो भी हैं वो printed होते हैं इन लैंग्वेजेस में. और जब तक बेटा इनमें से एक भी लैंग्वेज में प्रिंट नहीं होंगे, मीन्स टू से कि अगर 6 में से एक भी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, दैट वाज नॉट अवेलेबल, तो उसको अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा फॉर द people in the world. Okay, did you know it is given beta the map, the flag of the
यूनाइटेड नेशंस, ये बेटा उसका फ्लैग है जो बेसिक एक आपका इसमें ब्लू कलर गिवन है आपको, और जो ये आपकी वाइट दैट इज द ऑलिव ब्रांचेस, बेटा ये ट्विन ऑलिव ब्रांचेस हैं, और इसमें जो राउंड में आपका ये पोलर मैप गिवन है वर्ल्ड का। ऑलिव ब्रांचेस आर द सिंबल ऑफ पीस, तो ये पीस का सिंबल है बेटा ये। और जो लोगो था इट वाज अप्रूव्ड ऑन 7 दिसंबर 1946 को बेटा इसको अप्रूव किया गया। व्हाइट एंड ब्लू आर द ऑफिशियल कलर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आफ्टर दिस द यूएन इज फंडेड, अब देखो इसका मनी कहाँ से आती है। द यूएन इज फंडेड बाय इट्स मेंबर स्टेट, तो मेंबर स्टेट बेटा इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो वॉलंटियरली है चाहे वो कंपल्सरी है। एंड द कंट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट, कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी इकोनॉमिकली कितना डेवलप्ड है, तो जो नेशन ज़्यादा डेवलप्ड होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। द यूएन फ्लैग कंटेन्स 2 बेंट olive branches joined at the bottom with a world map between them, and the olive branches and the map are in white color on a light blue background, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। So students, this is all about today. This is the introductory part, how the United Nations came into existence. Next to this, I will tell you about the objectives and the organs of the UN. Have a nice day. Goodbye all of you.